अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स की समाअत अहम तरीन मरहले में दाखिल हो गई है। आज हुसैन नवाज का जवाब जमा कराया गया। मरियम नवाज की तरफ से ट्रस्ट डीड जमा कराई गई। क्या बहुत ही अहम डेवलपमेंट हो गई है कि मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब का जो नाम है, जो मुसलसल आता रहा, जिस हवाले से पटिशन है, नून लीग उसे माइनस करने में क्या कामयाब हो गई है। इस पूरे केस से एक पूरा ताल्लुक बनाने में कामयाब हो गई है। जो मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब मियां शरीफ यानी कि हुसैन नवाज के दादा, और हुसैन नवाज तक तो ट्रेल बनाता है, मगर बीच में से मियां नवाज शरीफ को माइनस कर देता है कि उनका इस पूरी की पूरी बिजनेस डीलिंग से कोई ताल्लुक भी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद अहमद के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों ने शवाहिद जमा कराए। इन शवाहिद में से कुछ सवालात पैदा होते हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट आपके सामने रखेंगे कि ओरिजिनली नेस्कोल और नीलसन ने ये फ्लैट्स कितने में खरीदे थे 93-95 में, और बाद में सेटलमेंट किस तरीके से हुई होगी। ऑफशोर कंपनियां किसकी मिल्कियत रही। लंदन फ्लैट्स शरीफ खानदान के पास कब आया। जायदाद खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। हुसैन नवाज, मरियम नवाज और हसन नवाज ने सब कुछ आज अदालत को बताया। साथ ही शवाहिद भी जमा कराए, मगर इन शवाहिद ने कुछ सवालात को भी जन्म दिया है। आज शरीफ खानदान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1973 में मरहूम मियां शरीफ को हुकूमती नाइंसाफियों के बाइस खाली हाथ ही मुल्क छोड़ना पड़ा, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब को, और वो मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल हो गए। फिर 1974 में बैंक से कर्जा लिया और फिर दुबई में गल्फ स्टील मिल्स लगाई, यानी पाकिस्तान से कोई पैसा वो बाहर लेकर नहीं गए, महज कर्जा लेकर वहां पर एक स्टील मिल लगाई। 1980 में मियां नवाज शरीफ ने दुबई स्टील मिल्स बेचकर उससे हासिल होने वाली रकम यानी 1 करोड़ 20 लाख दिरहम कतर के शाही खानदान के कारोबार में लगाई, जो कि रियल एस्टेट का कारोबार था, यानी कि प्रॉपर्टी का कारोबार था। और नीलसन और नेस्कोल कंपनियों की मिल्कियत कतर के शाही खानदान के पास थी। आज से पहले जो सवाल उठ रहा था कि 2006 में अगर हुसैन नवाज ने ये फ्लैट्स लिए तो 2006 से पहले किसके थे। अगर हसन नवाज ने 99 में कहा कि वो किराए पर रहते थे तो आखिर किराया किसको देते थे। आज उसका जवाब आया, यानी कि लंदन के फ्लैट नंबर 16, 16A, 17 और 17A शाही खानदान की मिल्कियत थे, कतर के शाही खानदान की मिल्कियत थे। मगर कारोबारी ताल्लुकात और दोस्ती के बाइस शाही खानदान ने ये फ्लैट्स मियां शरीफ और उनके अहले खाना को रहने के लिए दिए और इसका किराया लेते रहे। ये आज जवाब जमा कराया गया। 2000 में जब मियां शरीफ को जिला वतन किया गया तो मियां शरीफ ने अल्थानी खानदान को कहा कि उनकी लगाई गई रकम और फवाइद उनके पोते हुसैन नवाज के नाम कर दिए जाएं। 2006 में अल्थानी खानदान और हुसैन नवाज के माबैन 1980 की दिहाई में होने वाली सरमायाकारी की सेटलमेंट हुई और मेफेयर फ्लैट्स और कंपनियां हुसैन नवाज के नाम पर मुंतकिल हुई। और ये कोई तोहफा नहीं था, बल्कि जो ओरिजिनल सरमायाकारी 80 की दिहाई में की गई उसकी सेट थी। सेटलमेंट किन बुनियादों पर हुई, कितने पैसों पर हुई, कितना 80 की दिहाई में जो पैसा लगाया उसका मुनाफा बन गया था, जिस बुनियाद पर यह सारी सेटलमेंट हुई, ये सवालात अभी बाकी हैं। इसके अलावा इस मौक़िफ़ की तायीद में बतौर सबूत शरीफ खानदान ने आज कतर के साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा हमाद बिन जासिम का ख़त सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। कतरी शहज़ादे ने लिखा कि 1980 में मियां शरीफ ने अल्थानी खानदान के रियल एस्टेट बिजनेस में 12 मिलियन दिरहम की सरमायाकारी की। ये कतरी शहज़ादे की तरफ से जवाब जमा कराया गया। और साथ में कहते हैं वो कि लंदन के चारों फ्लैट्स 2 ऑफशोर कंपनियों के नाम रजिस्टर्ड थे। इन ऑफशोर कंपनियों के शेयर सर्टिफिकेट कतर में मौजूद थे। दोनों खानदानों के ताल्लुकात की बिना पर यह फ्लैट्स शरीफ खानदान के ज़ेर इस्तेमाल थे, जिसका वो किराया देते थे। लंदन के फ्लैट्स कतर के रियल एस्टेट बिजनेस के मुनाफे से खरीदे गए। नवाज शरीफ के वालिद ने अपनी जिंदगी में ही कारोबार हुसैन नवाज को देने की ख्वाहिश की थी, जिसके बाद 2006 में अथानी फैमिली और हुसैन नवाज के दरमियान लंदन प्रॉपर्टी के मामला तय पा गए। इस बयान को अगर दुरुस्त मान लिया जाए और इस खत को एक अहम सवाल यह है कि इस खत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरे पटिशनर चैलेंज कैसे करेंगे, इसके बरखिलाफ सबूत कैसे देंगे जब शरीफ खानदान कहता है 1 रुपया बाहर नहीं लेकर गए, और बाहर की फैक्ट्रियां कैसे लगी और फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, उससे पहले मिल्कियत कैसे थी। इसको पीटीआई और दूसरे पटिशनर अदालत में कैसे गलत साबित करेंगे। अब इस बयान को अगर दुरुस्त मान भी लिया जाए तो बज़ाहिरन सूरत हाल साफ नजर आती है, लेकिन चंद सवाल फिर भी उठते हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 16 मई को पार्लियामेंट से खिताब में लंदन फ्लैट्स की खरीदारी की तफसीलात बता चुके हैं, मगर उन्होंने कतर के रियल एस्टेट बिजनेस का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने नहीं बताया कि जब दुबई की स्टील मिल बेची गई
तो उससे जो पैसा कमाया वो कतर के शाही खानदान के रियल एस्टेट बिजनेस में लगाया, और उस बिजनेस से आने वाला मुनाफा किस तरीके से सऊदी अरब में इस्तेमाल हुआ, या फिर जो लंदन के फ्लैट थे वो किस तरीके से एक सेटलमेंट थी, ऐसा कुछ नहीं बताया मियाँ साहब ने। मियाँ साहब ने कुछ और बताया, वो क्या था, जरा सुनिए। हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फ़रोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूँ कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। नाउ इसमें कहीं कतर का जिक्र नहीं था, कुछ नहीं बताया गया था कि कतर में इन्वेस्टमेंट और किस तरीके से ये हुआ। मियाँ साहब हुसैन नवाज और वज़ीर आज़म के जवाब में तजाद दिखाई दे रहा है। हुसैन नवाज का कहना है कि 1980 में दुबई की गल्फ स्टील मिल्स बेचकर मिलने वाले 1 करोड़ 20 लाख दरहम कतर के रियल एस्टेट कारोबार में लगा दिए गए, तो फिर जद्दा की अजीजिया स्टील मिल्स कहाँ से लगाई गई। इसके अलावा एक और सवाल जो उठ रहा है कि वो ये कि 2006 में हुसैन नवाज और कतर के शाही खानदान में मामला तय पा गए, तो फ्लैट कितने में बेचे गए, कितने में मामला तय पाए, कितने जो 1 करोड़ 20 लाख दरहम जो दिए थे मियाँ शरीफ ने कतर के शाही खानदान को, वो कितने बन गए थे और कितने बड़ी वो रकम बन गई थी और कितने में ये सारी की सारी सेटलमेंट हुई। और ये दरमियान में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का असेंबली में जवाब है कि जो दुबई का पैसा था वो सऊदी मिल लगाने में काम आया, सऊदी अरब की स्टील मिल लगाने में, वो दरमियान में किस तरीके से मुनाफा कतर से लेके सऊदी अरब में इस्तेमाल हुआ। और अगर हुसैन नवाज कह रहे हैं कि जो फ्लैट्स हैं वो सारी सेटलमेंट थी, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों कह रहे हैं कि जो 17 मिलियन डॉलर में सऊदी अरब में 2005 में स्टील मिल बेची उसका पैसा इस्तेमाल हुआ लंदन में फ्लैट्स खरीदने में, किस तरह ये मामला हुआ, मामला तय पाने से क्या मुराद है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तो असेंबली में कह चुके हैं कि जद्दा स्टील मिल्स बेचकर लंदन में जो सारा मामला था वो फ्लैट्स का, उसमें उसका भी किरदार था। तो ये कितने में मामला तय पाया, कितने में ये खरीदा गया, ये सवालात बहरहाल जवाब तलब हैं। और सवाल पैदा होता है क्योंकि कतर के शाही खानदान के ख़त के बाद कतर के साबिक वज़ीर आज़म अदालत के सामने क्या पेश होंगे ये बात करने के लिए, क्योंकि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आज जो दस्तावेज़ात पेश की गई हैं इसमें और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पार्लियामेंट में दिए गए बयान में तजाद है। इसके अलावा अदालत अपनी समाअत में वाज़े किया अदालत ने कि वो सिर्फ लंदन में खरीदे गए फ्लैट्स पर फोकस करेंगे। ये क्या शरीफ खानदान के फ़ायदे में जाएगी बात, क्योंकि जो लंदन में खरीदे गए फ्लैट्स हैं उसके बारे में जो उन्होंने जवाब दिया है उस पर वैसे सवाल उठा लिया जाए, मगर लीगली क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरे पटिशनर इसके जवाब में कोई सबूत दे पाएंगे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इतनी दरख्वास्तें आ रही हैं कि शायद अलग से एक सेल खोलना पड़े। बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तफ्तीशी इदारा नहीं, 1947 से तहकीकात शुरू हों तो 20 साल लगेंगे। करप्शन की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। हमारी कोशिश थी इतना मवाद आए कि 2-3 रोज में जायजा लेकर खुद फैसला करें। कल तहरीक इंसाफ ने अदालत में 686 सफ़हात के शवाहिद जमा कराए। आज अदालत में ये शवाहिद मजाक बन गए। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि हामिद खान साहिब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं, हामिद खान साहिब आपने अखबारी तराशे जमा करा दिए हैं। अखबारी तराशे अलिफ लैला की कहानियां हैं, अलिफ लैला की कहानियों पर हमारा वक्त क्यों ज़ाया किया। ये वो शवाहिद जिनके बारे में खान साहब बार बार जल्सों में कहते थे, इंटरव्यूज़ में कहते थे हमारे पास शवाहिद हैं। इसके बारे में अदालत ने कहा ये अलिफ लैला की कहानियां हैं। क्या किसी अखबार की खबर पर किसी को फांसी हो सकती है? यह अदालत ने कहा। अखबार में खबर आ जाए कि अल्लाह दित्ता ने अल्लाह रखा को कत्ल कर दिया है तो फांसी दे देंगे, अदालत ने कहा। अखबार दे एक दिन खबर होता है, अगले रोज इसमें पकोड़े फरोख्त होते हैं, अदालत ने कहा। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि पहले आपने 4 फ्लैट्स का कहा, अब 1982 से लेकर अब तक की दस्तावेजात जमा करा दी। इन दस्तावेजात का कोई सर है ना पैर,
सारा मवाद रिकॉर्ड पर है, इसको कमीशन तस्लीम नहीं करता तो कहेंगे सारा रिकॉर्ड नहीं देखा। अगर सारे रिकॉर्ड का जायजा लिया तो 6 माह में भी रिपोर्ट नहीं आएगी। वो दस्तावेजात दें जिनसे मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। अखबारी खबर की बुनियाद पर फैसले नहीं किए जा सकते। ये आज इस हवाले से जवाब आज जमा कराए गए। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि जो 686 सफ़हात पर मबनी जवाबात जमा कराए गए, इसके हवाले से कल खुद खान साहब कह रहे थे कि हमने किसी किताब के इक्तसाबात को अपने जवाब का हिस्सा नहीं बनाया। जब उनसे सवाल किया गया कि 200 पेजेस तो आपने असद खरल की किताब का हिस्सा बना दिया है, श्री मजारी साहिबा भी कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये जरा सुनिए। इस वक्त जैसे शॉर्ट्स होते हैं हम आपके वो सामने रखेंगे, क्योंकि उन दोनों की तरफ से इस बात से लाइल्मी का इजहार किया गया था, मगर आज शफकत महमूद साहब ने कह रहे थे कि वो जल्दी में टाइम की कमी और हवाले से बहरहाल ये इस जवाब का हिस्सा बने। और 686 में और सफ़ात में और अदालत के ऑब्जर्वेशंस भी आपने सुने। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब इस वक्त नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये कतर की कहानी अचानक आई, पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने इसका जिक्र नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अपने असेंबली में खिताब किया उसमें तो दुबई की रकम सऊदी अरब की स्टील मिल लगाने के लिए, सऊदी अरब की स्टील मिल के $17 मिलियन लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए ये ट्रेल बनती थी। आज सऊदी अरब का जिक्र नहीं, दुबई की रकम लग गई कतर की प्रॉपर्टीज में जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वहां से हो गई सेटलमेंट लंदन के फ्लैट्स की। ये तज़ा ये नया कुछ है, ये जो कतरी शहजादे की एंट्री है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शाह साहब देखिए, इस पे और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने बयान नहीं की, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी उनकी जो तकरीर थी उस पे वो कहना ये चाह रहे थे कि कोई पैसा मुल्क से बाहर नहीं गया, कोई टैक्स एविजन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग और ये मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट जो है इस तरह का कोई मामला नहीं किया गया। सारी की सारी तकरीर इसको कवर करती थी, हर ट्रांजैक्शन को और फिर बाकी सारी चीजों को कवर नहीं करती थी। मगर मैं आपसे जरा आसानी के लिए बता दूं कि ये $3.5 मिलियन बनते हैं 1980 में, और अगर रफली उसको देख लिया जाए 20 साल की इन्वेस्टमेंट से अगर किसी ने कोई इंश्योरेंस भी ली हो तो ये भी तकरीबन कोई $40-45 मिलियन बन जाते हैं। तो उस ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक उसकी ट्रांजैक्शन ये है, इसके अलावा 2 बड़ी ट्रांजैक्शंस और हैं, तो ट्रांजैक्शन वाइज उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। और बाकी रही इस ट्रांजैक्शन की बात, हमने एक जो खत दिया है ये खत वेरीफाइड है, अटेस्टेड है, ये एक ऐसी फैमिली का खत है जिसका बिजनेस पूरी दुनिया में है, वेल नोन है। और अगर सुप्रीम वो कोर्ट ठीक है, चाहेगी, मैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछूंगा कि इसको चैलेंज करेंगे कैसे, गलत साबित करेंगे कैसे, मगर आपसे सवाल ये है कि ये कहानी में एक नया आइडिया था कतर की एंट्री, मियां साहब ने जिक्र नहीं किया कतई तौर पर। ये तो ट्रेल बनती थी दुबई से सऊदी अरब, सऊदी अरब से लंदन, ये दुबई से की सेल होती है और डायरेक्ट लंदन का मामला आता है, बीच में सऊदी अरब गायब हो गया इस सारे के सारे मामले से। मियां नवाज शरीफ साहब का अपनी तकरीर में भी उनका कोई किरदार नहीं था। अब जो जवाब है वो मियां शरीफ और हुसैन नवाज, दरमियान में मियां नवाज शरीफ साहब कहीं नहीं है, वो भी सारा किस्सा माइनस हो गया। तो ये कुछ नया था या पहले से था और अचानक आप लोग सामने लेके आए? देखिए, एक तो सबसे पहले मियां नवाज शरीफ अपनी पूरी फैमिली का जिक्र कर रहे थे, पूरी फैमिली के बिजनेस का बैकग्राउंड का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे, और ये उन्होंने बताया कि 1970s में ये पाकिस्तान का बड़ा स्टील का जो एक ग्रुप था वो उनके वालिद साहब चलाते थे। उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन की आप बात करते हैं, ये जो वहां पैसे मिले उस पैसों के जो प्रॉफिट था और सेटलमेंट थी, ना सिर्फ ये ट्रांजैक्शन हुई, इसके अलावा जद्दा में भी यहां से पैसे गए और एक और बड़ी ट्रांजैक्शन भी यहां से हुई, जो कि वक्त आने पर अगर कहीं सवाल तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मगर फिर मेरा नुक्ता ये है जी कि ये तमाम चीजों में कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कई टैक्स एविजन और $1 भी मुल्क से बाहर नहीं गया। मैं असद उमर साहब की तरफ, असद उमर साहब क्लेम है, असद उमर साहब, ये जो एविडेंस है इनकी तरफ से कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब का दरमियान में एक जो केस बनता था कि वो मरियम नवाज उनकी डिपेंडेंट और वो मालिक, उसके हवाले से एक ट्रस्ट डीड दे दी जो कहते हैं यूके से बाकायदा तौर पर अप्रूव्ड है, चैलेंज कर लें उसको जाके। तो मियां नवाज शरीफ साहब का, इसके अलावा हुसैन नवाज साहब का डायरेक्ट मियां शरीफ साहब से, उनके दादा से पैसे की ट्रांसफर और कतरी शहजादे का खत, गलत कैसे साबित करेंगे इसको लीगली अदालत में कि ये सब गलत है और मनी लॉन्ड्रिंग की और मियां नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोला?
सर, इसमें दो तीन मुख्तलिफ पहलू हैं। पहला पहलू तो वो जो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, पाकिस्तान से पैसा नहीं गया, तो वो शायद गौर से सुना नहीं। इन्होंने, अकरम शेख साहब ने आज कहा क्या है, उन्होंने कहा पाकिस्तान से पैसा गया दुबई। उन्होंने कहा कि वो पैसा वापस आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पहले उनके साथ ज्यादती कर चुके थे भुट्टो साहब, इसलिए नहीं लाए गए। तो कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स भी आज एडमिट किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग भी आज एडमिट की। ये तमाम चीजें जो हैं आज कोर्ट के रिकॉर्ड पे बोली गई। जहां तक सवाल है कि कहानी सुनाई क्या गई, अब जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया ना शाहजेब, वो ये नहीं है कि कौन सा सच है। सवाल ये पैदा हो गया कि वजीर आजम ने एक फ्लोर ऑफ द हाउस पे सारी कौम के सामने आकर बात की, दो उसके अलावा कौम को खिताब किए, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो कागज जमा कराए गए, वो दोनों बिल्कुल, ये जो पहले की कहानी थी और अब कहानी वो मुतदाद हो गई। पहले जो है वो दौलत की कहानी ये थी कि दुबई से सफर शुरू होता है, जैसे आपने कहा जद्दा जाता है और सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट पे वो लंदन पहुंचता है। आज जो जमा कराया गया उसमें दौलत दुबई से शुरू हुई, कतर गई और कतर एयरवेज की फ्लाइट पकड़ के वो पहुंची लंदन। तो बिल्कुल इन दोनों में से एक तो गलत है ही है। अब हम ये सिर्फ सवाल ये निकलता है कि उनमें से दोनों में से गलत कौन है। आखिरी चीज जो है उसके ऊपर मैं आ जाऊं कि ये जो सबूत पेश किया गया, ये जो खत है, इस खत को जो है, पहली बात तो जैसे जज साहब ने कहा कि उस खत को उस वक्त माना जाएगा जब वो शख्स जिसने ये लिखा है वो पाकिस्तान आने को तैयार हो, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करवाने को तैयार हो। लेकिन इसको बादियों नजर में भी अगर हम देख लें, खत में लिखा क्या है, इसमें लिखा हुआ है, मुझे बताया गया कि जो मेरी समझ में आई है बात, जहां तक मुझे याद पड़ता है ये सबूत नहीं है, ये खत है एक दोस्त अपने दोस्त की मुश्किल वक्त के अंदर मैं जानना चाह रहा हूं कि इसको लीगली जब आप चैलेंज, क्योंकि सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तो हो गया नून लीग का कि इन्होंने जो मामला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप जैसे पढ़े लिखे लोग जिनका एक जबरदस्त किस्म का बैकग्राउंड है, फाइनेंस को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, जहांगीर खान तरीन साहब खुद बिजनेसमैन, लॉयर्स का एक जबरदस्त आपके पास पैनल है, आप लोगों ने जल्द से जुलूस इल्जामात के बाद एविडेंस ऐसी दी कि अदालत आपको कह रही है असद उमर साहब के ये अलिफ लैला की कहानियां हैं, असद खरल साहब की किताब के पेजेस लगा दिए। सब आप लोगों से भी बेहतर तवक्को थी असद उमर साहब कि आप ऐसे एविडेंस देते जिसमें नून लीग कम से कम आउट होती नजर आती। ये तो नून लीग के अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग जगह है, आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं दिया अदालत में। पहली बात तो आपके कॉम्प्लीमेंट का शुक्रिया। दूसरी चीज ये कि जिन जज साहब ने कुछ जो हमने शवाहिदात दिए हैं उसके ऊपर नुक्ताचीनी की, बिल्कुल उन्होंने, हमने कुछ जो शवाहिदात दिए हैं उसके ऊपर नुक्ताचीनी की, उन्हीं जज साहब ने ये भी कहा कि हाँ, वॉल्यूम 1 के अंदर आपने जो सबूत दिए हैं वो वाकई में ठोस है। तो जज साहब ने ये नहीं कहा कि ये सारी की सारी अलिफ लैला की दास्तान थी। जज साहब ने कुछ जो हमने सबूत या शवाहिदात दिए उन पे नुक्ताचीनी की, और उस पर भी बुनियादी नुक्ताचीनी क्या थी, वो कह रहे थे कि ये केस जो है लंदन के अपार्टमेंट्स वाला सीधा बराह रास्त केस है। आप दूसरी चीजें चाहे वो सही हैं या गलत, उनको ला क्यों रहे हैं, इसको फैलाएं ना केस को। तो उन्होंने, जैसे मैं दोबारा रिपीट करूंगा, उन्होंने खुद कहा कि हाँ, वॉल्यूम 1 के अंदर ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ, आपने सही कहा कि हमारा बैकग्राउंड ये है, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट अब साबित हो चुका है कि इससे निकलेंगे कैसे। इसलिए सच्ची बात है कि हमें आज ताज्जुब नहीं हुआ कि जो पुरानी कहानी थी जिसमें कोई बचने की गुंजाइश ही नहीं थी, उसको मुकम्मल तौर पर छोड़ के एक नई कहानी बना दी गई है, क्योंकि ये जरूरत पड़ गई थी। वो तो साबित हो चुका था कि पहले जो कहा गया वो सच नहीं है। नहीं, मगर असद साहब जो पुरानी कहानी थी, अगर उसी पर स्टिक करें तो मैं जानता हूं उसमें आपने क्या ऐसी एविडेंस दी, जैसे पुरानी कहानी में ये डिपेंडेंट और मरियम नवाज की अगर बेनिफिशियल ओनरशिप है उसके अगेंस्ट उन्होंने ट्रस्ट डीड दे दी। मियां नवाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम तो यहां भी बच जाते अगर ये कतर की कहानी दरमियान में एंटर ना भी होती। इसके अगेंस्ट जो खान साहब कहते थे हमारे पास सारे सबूत है, पैसा कैसे गया, वो क्या ऐसी एविडेंस आप लोगों ने जमा कराई थी कि ट्रस्ट डीड के अगेंस्ट आप अगर कतर की कहानी ना भी एंटर हो तो आप लोग कुछ कर लेते। देखें, उसके अंदर जो पहली बात जो ट्रस्ट डीड की आप बात कर रहे हैं वो एक अनवेरिफाइड प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। उस प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर कहा जा रहा है कि जी एक वकील ने कहा है, जिसके जाहिर पैसे जो है रॉयल फैमिली ने दिए होंगे, कि उस वकील ने कहा कि हाँ ये मेरे सामने मायदा हुआ था। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो कोई सबूत नहीं है। ये नहीं भी है तो चैलेंज हो सकता है, आप चैलेंज कर सकते हैं उसको यूके में जाकर। बिल्कुल, उसको बिल्कुल चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि वो इसलिए कि वो जो सोल बेनिफिशियरी वाली दास्तान है वो आईसीआईजी की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। 7 महीने तक नून लीग के वुज़रा जो आके हमें ये बताते रहे कि सोल बेनिफिशियरी का मतलब ये नहीं होता।
एकदम से जिस वक्त कोर्ट में जमा कराने की बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं सोल बेनिफिशियरी है ही नहीं। वही दोबारा वहां पे भी वही हुआ कि जिस वक्त कोर्ट में जाने की बारी आई तो उनको पता चला कि जो हम कहानी बेच रहे हैं वो बिकेगी नहीं। दूसरे शवाहिद जो आप बात कर रहे हैं, इसमें कहा यह गया कि 2005 में अजीजिया बिकी और उसके बाद कारोबार के लिए पैसा है, वहां से अपार्टमेंट जीते। हमने डॉक्यूमेंट जमा कराई हैं कोर्ट लंदन की प्रॉपर्टी उससे, जहां पर और बीवीआई से, जिसमें 7 मुख्तलिफ कंपनी है हसन शरीफ की जो 2001 और 2005 के दरमियान रजिस्टर हुई हैं। उसने करोड़ों नहीं अरबों रुपए का कारोबार किया है और ये सब अजीजिया स्टील मिल बिकने से पहले हुई तो है। एज ऑफ नाउ आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस केस को जीतने के लिए? आज जो कुछ जमा कराया, आज आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं या आपके ख्याल में लीगली, जाहिर है पॉलिटिकली कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, सवालात मीडिया पर भी उठेंगे शरीफ खानदान पर, बट लीगली आपको लगता है ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और मजबूत खड़े हैं आज? मेरे ख्याल में तो हमें तो ये लगता है कि ये मैच अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये तो बिल्कुल आज जो अकरम शेख साहब ने किया है, जो भी उनकी को होगी, किसके हक में ड्रॉ हुआ है, आपके हक में या उनके हक में, किसके हक में खत्म हुआ? जी ये तो मेरे ख्याल में तो अब तो नवाज शरीफ साहब को यहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं उन्होंने छोड़ा, क्योंकि या उन्होंने कोर्ट में आज गलत बयानी की है या उन्होंने कौम के सामने असेंबली के अंदर गलत बयानी की थी। दोनों में से एक तो गलत बयानी है ही है, तो होगी कोई वजह उन्होंने क्यों ये डिफेंस किया? मगर असद साहब, इसको आप कंट्राडिक्शन कहेंगे या ओमिशन कहेंगे कि जी ये बात आपने पूरी नहीं बताई या कंट्राडिक्ट किया आपने? ना 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 ना, यही तो मैं बोल रही हूँ, ये दिस इज नॉट कि वो इनकम्प्लीट है, ये दोनों मुकम्मल तौर पे मुतजाद बातें हैं। इस खत के अंदर ये कहा गया है कि ये तो पैसा कतर की प्रॉपर्टी मार्केट में लगा, कतर की प्रॉपर्टी मार्केट से ये लंदन के अंदर इन्वेस्ट किया गया, वहां पर यह कहा गया कि अजीजिया स्टील मिल के अंदर पैसा लगा और उसको बेच के अपार्टमेंट खरीदे गए। तो ये दो मुतजाद बातें हैं। आखिरी चीज मैं एक तो जरूरी है वो मैं बोल दूं कि जो आप सबूत की बात कर रहे थे, 1999 की रॉयल कोर्ट की डिक्री लंदन की, जिसमें यही 4 अपार्टमेंट हैं, कोर्ट की डिक्री है, अखबार की स्टेटमेंट नहीं है, और जिसमें फैमिली के नाम बशमूल शहबाज शरीफ साहब के मौजूद हैं। तो सबूत तो इतने ठोस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मैं आपने कहा कि वो सबूत ठोस कर दिए, इस पे एक सवाल और है, मगर तलाल साहब आप अगर जवाब देना चाहें। असद उमर साहब तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्या नून लीग का आज कॉन्फिडेंस बढ़ा है या घटा है? ये सारा का सारा वो कह रहे हैं कि कंट्राडिक्शन है, मियां साहब ने या तो फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला या फिर सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की। देखिए, मैं असद उमर साहब की बात पे सिर्फ हंस सकता हूं, क्योंकि कम से कम मैं कोर्ट में मौजूद होता हूं। कब इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग हमारे वकील ने कहा एडमिट कर ली, कब उन्होंने मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एडमिट कर ली? अगर कर ली थी तो केस तो आज खत्म हो गया था। क्यों लोगों को आप झूठ बोलते हैं? आप टॉक शोज पे कुछ बात करते हैं, आप आके प्रेस टॉक पे कहते हैं मेरा कमरा भरा पड़ा है, और जब जुडिशियल कमीशन में धांधली के लिए बुलाते हैं आपके पास सबूत कोई नहीं होता। ये मेरे पास पड़ी हैं इनकी 3 किताबें, और यकीन करें शाहजेब, ये इतनी मोटी मोटी किताबें मैंने 686 सफ़े पढ़े हैं। ये 3 इस तरह की, मेरे जो पैसे जाया हुए, वक्त जाया, मुझे तो उसका भी अफसोस है। फिर ये आज कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं हम विड्रॉ कर लेते हैं अपनी ये 2 बुक्स। भैया आप क्या मजाक कर रहे हैं? और मेरी बात, मैं केस को सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए भी। मियां साहब की कंट्राडिक्शन को तो सिंप्लीफाई कर दें कि कतर नहीं आया था मियां साहब की पार्लियामेंट की तकरीर के बीच में, आज है कतर। मैं आपको मैंने कहा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। एक है वो चीज जो हमने माना है कि ये 4 प्रॉपर्टीज है, ये मलकियत है शरीफ फैमिली की, उनकी मलकियत का सर्टिफिकेट, उससे पहले कौन मालिक था, उसकी मनी ट्रेल, ये देना शरीफ फैमिली का काम है। और हम कोर्ट को मुतमिन करेंगे उस वक्त तक जब तक कोर्ट मुतमिन नहीं होगी, और जिस तरह तभी वो मुतमिन हो हम हाजिर हैं। दूसरा केस का रुख, हम पर इल्जाम लगाया 90s की ये प्रॉपर्टी है शरीफ फैमिली के पास, कहां है सबूत? ये मनी लॉन्ड्रिंग है, कहां है सबूत? ये टैक्स एविजन है, कहां है सबूत? और ये तो मिस डिक्लेरेशन एसेट है, कहां है सबूत? मेरे भाई, आप दोनों साइडों को देखें जरा। एक साइड लगातार बात कुछ करती है और कोर्ट में कुछ देती नहीं, और दूसरी साइड जो क्लेम करती है हमने एफिडेविट्स दिए हैं, और अगर हमारे एफिडेविट में से एक चीज भी गलत होगी तो हम केस हार जाएंगे। मगर ये नवाज, मुझे बता दें मियां साहब की पार्लियामेंट की तकरीर में कतर का जिक्र की क्या कोई खास वजह थी, क्यों नहीं किया? देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैंने सुबह शुरू में आपको बताया, ये जो लाइन आपने पढ़ी है ये एग्जैक्टली मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये मेरे पास स्क्रिप्ट है। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड दस्तावेज मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए
और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। दुबई का भी जिक्र है, जद्दा का भी जिक्र है। मैं जरा दोबारा आपको बता कतर का नहीं, इससे पहले की लाइन पढ़े, इससे पीछे की लाइन पढ़े, इससे पीछे की लाइन, इससे पीछे की लाइन पढ़े, नहीं इससे पीछे की लाइन, वरना मुझे सुनवानी पड़ेगी आपको। इससे पीछे की लाइन पढ़े। मैंने पूरी पढ़ी है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। मैं दोबारा सुना देता हूं, छोड़े मैं आपको रसद उमर साहब को दोबारा सुना देता हूं, फिर बात जी सुनाए। मैं एक कतर एक्सप्लेन कर लेने दे मुझे, सुन ले, फिर आप कतर एक्सप्लेन कर लीजिएगा। गुजारिश ये है मैं आपसे बता दूं, हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री के फरोग से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूँ कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। नाउ दुबई से जद्दा से ये कतर, दोहा तो कहीं है ही नहीं तलाल साहब। मैं शाहजेब, मैं आपसे अर्ज करूं, उन्होंने कहा कि 1 रुपया बाहर नहीं किया। ये क्लेम आज भी हमारा वैसा का वैसा ही है। दूसरी बात, जो दुबई में इन्वेस्टमेंट की गई वो उस वक्त 3.5 मिलियन डॉलर्स की थी 1980 में, और आज कोई भी फाइनेंस समझने वाला 20 साल में अगर इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट का, तो ये कोई 40-45 मिलियन डॉलर बनते हैं। सर एक बात बताएं मुझे सिर्फ इतना बता दें कि उसमें से ट्रांजैक्शन हुई जद्दा में से क्या आपने कोई जो मुनाफा था उस वक्त कतर के खानदान से, वो कुछ मुनाफा लिया ताकि जद्दा की मिल लगाई जाए और कुछ पैसे छोड़ दिए? कोई तो अरेंजमेंट होगा। फिर आखिर में क्या क्या अरेंजमेंट था वो? जी, मैंने कहा 3 बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई। मैंने शुरू में भी आपको कहा, एक ट्रांजैक्शन हुई जिसमें जद्दा में ये इनमें से कुछ पैसे गए, कुछ पैसे जो हैं वो एक और बड़ी ट्रांजैक्शन में यूज हुए, वो किसी वक्त आएगा वो भी बताएंगे। और तीसरी ट्रांजैक्शन जो है वो आखिरी ट्रांजैक्शन जो थी वो इन पैसों की सेटलमेंट हुई जो कि फ्लैट्स अल थानी को जी फैमिली है ओन करती थी, वो एट लास्ट इन्हें मिले। असद उमर साहब, इस सबको चैलेंज करने के लिए खान साहब ने कहा था कि हम लंदन में भी हम लॉयर्स का एक पैनल होगा, वो सारा इवैल्यूएट करेगा। आपको बेहतर एविडेंस के साथ आने क्या है आपके पास? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे में और टॉक शोज में खान साहब ने कहा मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। क्या हुआ वो लंदन में? क्या लॉयर्स की कोई फर्म आप लोगों ने हायर की, उससे कोई सबूत लिए आपने? बतौर बिजनेस बैकग्राउंड क्या होमवर्क किया? क्या नया है अदालत में देने के लिए, इनको चैलेंज करने के लिए आप लोगों के पास? सर, मैं आपको वही बता रहा था कि तमाम सबूत जो हैं बशमूल बीवीआई की रजिस्ट्रीज के, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के, जो नीलसन नेस्कॉल की जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं वो जमा कराए हुए हैं। और फिर मैं रिपीट करूंगा, पाकिस्तान के कोर्ट के नहीं, किसी मीडिया ट्रायल के नहीं, लंदन की कोर्ट की डिक्री, वही 4 अपार्टमेंट्स और शरीफ खानदान के नाम मालिकान के तौर पर 1999 के वो कोर्ट रिकॉर्ड हमने लंदन के कोर्ट से निकाल के वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाए हुए हैं। आज टाइम क्यों मांगा आपके लॉयर्स ने? तलाल चौधरी साहब जो हैं वो कोर्ट में मौजूद थे, मैं भी कोर्ट में मौजूद था। हमारे लॉयर ने कोई ऐसी चीज नहीं की कि मैं वॉल्यूम विड्रॉ करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी फोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो वॉल्यूम 1 के ऊपर डिपेंड करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग का खुद अकरम शेख साहब ने कहा कि क्योंकि 1973 के अंदर कौमियाए गए थे असासे, इसलिए वो पैसे वापस नहीं लेकर आए। टाइम इसलिए मांगा गया कि आज सुबह हमें डॉक्यूमेंट्स दी गई। अकरम शेख साहब ने तो ये कहा कि एक पैसा भी बाहर नहीं गया। असद उमर साहब, सर मैं वही तो बोल रहा हूं, अकरम शेख साहब ने, अगर भाई दी भाई ये दुबई की जो स्टील मिल जिसकी 25 दफा तो तलाल इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, अगर ये पैसे के बगैर लगती है तो यार हमें भी कोई तरीका लगाते। अहम बात यह है कि लेके गए, पैसा लेके गए थे ना।
वो कह रहे हैं कि 100% लोन से लगाया। जाहिर है वो यही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेट टू इक्विटी का कोई रेशो नहीं था, कोई इक्विटी उन्होंने नहीं मांगी, 100% लोन दे दिया। हमें भी एक कारोबार करने का हमें भी तरीका सिखाया, हमारी जिंदगी गुजरी, हमने नहीं सीखा। लेकिन जो अहम बात आपने अभी सवाल पूछा था, टाइम क्यों 2 दिन का मांगा गया, और ये कल से हमने पहले से तय किया हुआ था, क्योंकि हमें पता था कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराएंगे, हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे और पढ़ के फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। इसका मतलब कोई ये नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है। जाहिर है आज सुबह कोर्ट के अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स मिले, वो डॉक्यूमेंट्स आज भी हमारी लीगल टीम उस पर काम करती रही है, कल मजीद काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। परसों से मेरिट्स के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो इमरान खान और जेकेटी के केस में क्यों टाइम मांगा जहांगीर खान के अंदर जी? जहांगीर तरीन ने तो अपने फाइल कर दिए थे पेपर्स, वहां पे जो इदारे हैं FBR वाला, उन्होंने कोर्ट से टाइम मांगा। उन्होंने कहा जी हमें अपनी स्टेटमेंट फाइल करने के लिए टाइम चाहिए। जहांगीर तरीन ने स्टेटमेंट फाइल हो गई थी। तो जो जहां तक इस केस की बात है, शाहजेब एक बात तो बहुत क्लियर है ना, जो लोग तफसील के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन हुसैन नवाज जो है वो इंटरव्यू देते हैं जावेद चौधरी के, उसमें अजीजिया स्टील मिल का कोई जिक्र नहीं, सॉरी दुबई की गल्फ स्टील का कोई जिक्र नहीं होता है। उसके महीने बाद मियां साहब तकरीर करते हैं, उसमें गल्फ स्टील आ जाती है। अब मियां साहब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो उससे भी पहले वो कतर की कहानी आ जाती है। तो झूठ के पाँव नहीं होते वो कहानी। तलाल साहब ये वो पत्ते हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता शो करते हैं, या ये अचानक आ जाते हैं आप लोगों के पास? ये आइडियाज के तौर पर पत्ते आते हैं जो फिर आप शो करना शुरू करते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले जो भी एविडेंस है वो किस वक्त कहां देनी है, इसका फैसला हमारी लीगल टीम करती है। दूसरी बात यह है, वो तकरीर हो कौमी असेंबली की, वो एविडेंस हो या हमारी स्टेटमेंट हो सुप्रीम कोर्ट की, गलत साबित करें ना आपने तो आज के दिन तक रिस्पोंडेंट नंबर 1 जिस प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब का उनका बयान आया है, आपने उसको कभी चैलेंज नहीं किया। असद उमर साहब, आप तो अब मरियम नवाज साहबा के पीछे, हुसैन और हसन के पीछे हैं। आपने नवाज शरीफ साहब को तो इस केस से बिल्कुल फारिग कर दिया है। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया, और जाहिर है अब इसको साबित करना होगा, मामला अदालत में चलेगा, 2 दिन बाद आम डेवलपमेंट होगी। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके सियासी ओपिनियन दोनों तरफ का आपने सुना। क्या कानूनी तौर पर अभी भी आसान है मियां नवाज शरीफ साहब को इस मामले में कन्विक्ट करना, उनके खानदान को कन्विक्ट करना, या फिर जो सबूत दिए हैं उससे आसान हो गया है शरीफ खानदान के लिए इस मामले से निकलना? लीगल ओपिनियन मालूम करेंगे। साथ साथ हम आपको बताएंगे कि 1993-95 में किस तरीके से ये फ्लैट्स नीलसन और नेस्कोल ने खरीदे, कितने रुपए में खरीदे, और बाद की सेटलमेंट का क्या मामला है। मगर उससे पहले सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब ज्वाइन करने के लिए। क्या मुश्किल हो गया, ये एक कतरी शहजादे की तरफ से एक जवाब आ गया, ये सारा मामला आ गया, एक नया रुख दे दिया है। मियाँ साहब इसमें से माइनस होते नजर आते हैं, मियाँ शरीफ से हुसैन नवाज तक का मामला नजर आता है। मुश्किल हो गया इसको लीगली प्रूव करना या आसान हो गया? देखिए, एक बयानिया अदालत के सामने रख दिया गया है, और बड़ा ये एक मुख्तसर सा बयानिया है। ये कहा गया है कि 1980 में हमने शेयर बेचे दुबई वाली मिल के, उससे जो पैसा हासिल हुआ वो कतरी एक ख़ानदान, जो शाही ख़ानदान है, उसके पास रखवा दिया गया, और वहाँ उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, उसकी सरमायाकारी की, और उस पर मुनाफा जो 20, 25, 30 साल इकट्ठा होता रहा, उस मुनाफे से हमने कुछ आगे अजीजिया मिल सऊदी में लगाई, सऊदी अरब में, और उसके बाद ये जो फ्लैट थे उस मुनाफे के इवज़ ये हमें दे दिए गए, क्योंकि मुनाफा उस कतरी ख़ानदान के पास ही रहा। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान से कोई पैसा दुबई गया, या दुबई से कतर गया, या कतर से बरतानिया गया। किसी किस्म के भी पैसे की तरसील का जिक्र यहाँ पे नहीं है। कहा यह जा रहा है कि एक ही दफ़ा दुबई में जो पैसा हासिल हुआ उसको कतर में उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी गई, सरमायाकारी कर दी गई, और उसके बाद पैसा कतर ही में रहा, या जहां कहीं भी उस कतरी ख़ानदान ने सरमायाकारी की थी, हमें उसके इवज़ कुछ ना कुछ मिलता रहा। अब इस बयानिए को आप माने ना माने, अदालत में आपको इसको रद्द करने के लिए कोई सबूत लाना होगा। दूसरी तरफ से जिस शख्स ने बयान दिया है कतरी शहजादे ने कि ऐसा हुआ, उस शख्स को भी कुछ सबूत देना होगा कि क्या उसके पास कोई लेजर मौजूद है, कोई खाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अगर हुई तो कोई खतो किताबत हुई, नहीं हुई, कोई मायदा लिखा गया, वो तमाम चीज़ें कहाँ हैं। अगर वो कुछ भी पेश नहीं करता और सिर्फ ये कहता है कि ये मेरे वालिद या दादा के ज़माने में ये कुछ होता रहा, और हमें ये इल्म है अपने रिकॉर्ड से कि ये रकम आई थी और इसके एवज़ हमने ये फ्लैट दिए, तो
रद्द करने के लिए आपको बहुत मजबूत शहादत की जरूरत होगी। तो आप कह रहे हैं कि मजबूत शहादत अब पटिशनर्स को अगर लानी होगी, मियां साहब के हवाले से बताएगा। वजीर आजम इस वक्त इस मामले से उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हो गई है नून लीग और शरीफ खानदान, या फिर वो इस मामले में इन्वॉल्व रहते हैं? एक ट्रस्ट डीड जिसमें कह दिया गया कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर नहीं है बल्कि एक ट्रस्ट डीड के तहत ट्रस्टी हैं, और वो वेरीफाइड एक ट्रस्ट डीड भी उनकी तरफ से दिखा दी गई है। फिर जो फाइनेंशियल ट्रेल इस्टेब्लिश किया गया है सऊदी अरब का और लंदन के फ्लैट्स का, वो मियां शरीफ से हुसैन नवाज के तरफ है, यानी दादा से पोते की तरफ है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की जात मजीद फंसती है इस मामले में या निकल गई है इस मामले से? देखिए, अभी भी ये मामला जो है पूरी तरह सामने नहीं आया। जहां तक कि ये ट्रस्टी और बेनिफिशियल ओनरशिप की बात है, वो भी अभी तक पूरी तरह वाजे नहीं हुई। वो मामला भी अभी आगे मैं समझता हूं मजीद चलेगा। जहां तक वजीर आजम साहब की जात का ताल्लुक है, उनका और इस मुकदमे का कुछ फासला बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि मामला अगर मियां शरीफ के हवाले से बयान किया जा रहा है कि सरमायाकारी उन्होंने की और कतरी खानदान ने उनके कहने पर फ्लैट जो थे हुसैन नवाज साहब के नाम मुंतकिल किए, या वो जो कंपनी थी नीलसन या नेस्कॉल, उसके शेयर उनको मुंतकिल किए, तो इस तमाम बयानिए में वजीर आजम साहब का जिक्र नहीं आ रहा। अब दूसरी तरफ से मौक़िफ़ यह है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये वो रकूम है जो दौरे हुकूमत में किसी तरह से हासिल की गई और उनको इस्तेमाल किया गया। अब जो शख्स ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये दौरे हुकूमत में हासिल की गई रकूम है, उसको सबूत देना होगा। दूसरी तरफ से जो बयानिया आया है उसमें वज़ीर आज़म साहब का बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं है। वो मियाँ शरीफ से हुसैन नवाज तक बात आती है और बीच कतरी ख़ानदान, शाही ख़ानदान जो है उसका रोल आ गया है। बहुत शुक्रिया सलमान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि फासला बहरहाल आया है, साबित करना होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबूत लाएगी, साबित कर पाएगी? क्योंकि आज उनके सबूतों को अदालत में अलिफ लैला की कहानियां कहा गया। उसमें कहा गया कि ये क्या आप अखबारी तराशे लेकर आ गए हैं। जजिस की तरफ से सख्त रिमार्क्स आए। साथ साथ असद खरल साहब की किताब जो 686 सफ़हात में से एविडेंस का हिस्सा बन गई थी, उस पर खान साहब खुद कह रहे थे कि नहीं ऐसा तो नहीं है। शेरी मजारी साहबा तो बिल्कुल ही अलग रिमार्क दे रही थी कि हो ही कैसे सकता है कि हम ये एविडेंस जमा कराएं। जरा इसमें पीटीआई की अपनी तैयारी क्या थी? देखिए, आप जलसा करते हैं तो आप उसमें मुख्तलिफ टॉक शोज की क्लिप्स चलाते हैं। आपने आज अगर शवाहिद जमा करवाया तो उसमें 200 सफ़हात तो असद खरल साहब की किताब के डाल दिए हैं। तो अपनी प्रिपरेशन क्या है पीटीआई के? सब में समझता कि ये उन्होंने अगर एक्स्ट्रा डाली होगी किताब तो डाली होगी। मैं नहीं समझता कि जो हमारे 600 पता नहीं 500 650 के करीब है जो अपने पेजेस है उसमें तो ये किताब नहीं है, किताब के पेजेस नहीं है। किताब वो तो आप देते हैं ना, एनेक्सर आप देते हैं कि जी ये रेफरेंस देते हैं। अच्छा। लेकिन जो हमारे जो चीजें हैं उसके अंदर तो किताब नहीं है, किताब के 200 पेज नहीं है। सबूत आपके पास हैं? असद खरल साहब की किताब आप मेरी बात सुने, मरियम समझती है हम इतने बेवकूफ हैं। हमारे पास प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास मनी ट्रेल के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, अब तो स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी आ गए जिसमें शैंडोन का ओनर दिखाया है मियां नवाज शरीफ हिमसेल्फ। तो मतलब है कोर्ट में आप देख लेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से और क्या क्या हमने एविडेंसेस पेश किए। हमारे पास एविडेंसेस सारे, और देखिए पीटीआई का काम था जो हमारे पास था हमने दे दिया। वी आर नॉट किताब है उसमें नहीं भैया, असद खरल की किताब क्यों देंगे? जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं सारे उनकी कॉपीज देंगे ना, किताब कौन देता है एज एविडेंस? जब मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया कि किताब हिस्सा बना दी है तो कहती मरियम हमें बेवकूफ़ समझती हैं कि हमें किताब को हिस्सा बनाएंगे। खान साहब कह रहे थे नहीं है भाई कि डॉक्यूमेंट हमारे सबूत का हिस्सा नहीं है। मगर जब आप इंडेक्स देखते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत को सबूत दिए हैं, उसमें आर्टिकल्स, मीडिया पर बयानात और असद खरल साहब की किताब के 200 सफ़हात तकरीबन इस पूरे के पूरे प्रूफ का हिस्सा हैं। क्या खान साहब को खुद नहीं पता था उनके वकीला ने क्या जमा कराया है? क्या शेरी मजारी साहिबा जो कह रही थी कि मरियम हमें बेवकूफ़ समझती हैं, उन्हें उनके वकीला ने नहीं बताया था कि क्या जमा कराया है? क्या इमरान खान साहब जिस तरीके से धरनों में और धांधली के हवाले से, चाहे फ़खार चौधरी हों, चाहे नजम सेठी साहब हों या फिर दूसरे लोग हों, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, इस दफ़ा भी यही मामला है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबूत उस तरह नहीं है जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए गए थे? बहुत अहम मामला होगा, क्योंकि जैसे सलमान अकबर राजा साहब कह रहे थे कि सबूत बहरहाल साबित करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या दूसरे पटिशनर को। इस हवाले से प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। 93-95 में लंदन फ्लैट्स किस तरीके से खरीदे गए, क्या ओनरशिप थी, कितने पैसे में खरीदे गए, और फिर बाद में कैसे ट्रांसफर, ये मामला आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
लंदन में मौजूद चारों फ्लैट्स की मिल्कियत के बारे में तो शरीफ खानदान ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया और ये दावा किया है कि ये फ्लैट्स 2006 में शरीफ खानदान की मिल्कियत में आए, मगर इनमें से 2 फ्लैट्स ऑफशोर कंपनी नीलसन और नेस्कोल मिल्कियत में 1993 और 1996 में आए। हमारे पास 4 में से 2 फ्लैट्स के हवाले से खुसूसी दस्तावेजात मौजूद हैं। बरतानिया के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 17 एवनफील्ड हाउस को 17 मई 1993 में नेस्कोल ने वर्ल्ड ब्रोकर लिमिटेड से खरीदा और 5,85,000 पाउंड्स में खरीदा। इसी तरह दूसरी जायदाद 17A एवनफील्ड हाउस को 5 जुलाई 1996 में नेस्कोल ने खरीदा 2,45,000 पाउंड्स में यह सौदा किया गया। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। 1993 और 1996 के सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन दोनों जायदादों की मालियत 8,30,000 पाउंड बनती है। अगर उस वक्त 1 पाउंड को 60 रुपए समझा जाए तो पाकिस्तानी रुपए में इसकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनती है। तो उस वक्त तो ये 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की ट्रांजैक्शन थी। 2006 में जो सेटलमेंट हुई है शरीफ खानदान की कतरी फैमिली के साथ, शाही खानदान के साथ, उनकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, वो कितने रुपए में हुई, ये प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू थी, ये वो जवाब है जो उन्हें देना है। बहरहाल उस वक्त ये प्रॉपर्टी 93 और 95 में नेस्कोल ने ये 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में खरीदे थे, जो दस्तावेजात बताते हैं। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कहा था कि हम रिकंसिडर करेंगे अपने इस फैसले को जो उन्होंने पार्लियामेंट के बॉयकॉट का फैसला किया कि तुर्की सदर भी आ रहे हैं तुर्की के, तो भी हम नहीं जाएंगे। पहले कश्मीर में होने वाले इजलास में नहीं गए थे। आज वो अपने फैसले पर कायम रहे। कहा तवील बहस हुई है, उसके बाद भी हमने ये फैसला किया है कि तुर्की के सदर अगर आ रहे हैं और खिताब करेंगे पार्लियामेंट से, हम उसके बावजूद उसका बॉयकॉट करेंगे। माजी की एक ऐसी मिसाल मौजूद है जिसमें 1992 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में थी और मुसलसल ओपोजिशन कर रही थी, मगर ईरानी सदर के दौरे के मौके पर शहीद बेनत सरबराही में पार्टी ने बॉयकॉट ख़त्म करके उनकी तकरीर के दौरान वो पार्लियामेंट में आए और वो खिताब सुना था। ओपोजिशन का एक तरीका ये भी है बैनुल-अक़वामी तौर पर इंटरनेशनली क्या पैगाम जाए, क्या बैनुल-अक़वामी बरादरी सोचे, क्या हमारे दोस्त ममालिक सोचें, उनको क्या पैगाम जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।